नमस्कार छात्राओं। पिछले वीडियो में हमने सारणी के बारे में समझा था कि किस प्रकार हम जो तथ्य संकलित करते हैं उनको एक टेबल के रूप में या एक सारणी के रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। सभी आंकड़ों को एक सारणी में हम क्रमबद्ध रूप से जमा सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण में संकलित तथ्यों को सांख्यिकीय रूप में जब हम जमा लेते हैं, एक सारणीबद्ध तरीके से उसे प्रस्तुत कर लेते हैं, उसके बाद उसे और आकर्षक बनाने के लिए या और ज़्यादा बोधगम्य बनाने के लिए हम तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन भी करते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। इसके माध्यम से हम जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसे अलग अलग साइज की बार्स के रूप में, लाइंस के रूप में, एक सर्कल के रूप में, अलग अलग आयतों के रूप में हम अलग अलग प्रकार के चित्रों के माध्यम से उसे प्रदर्शित करते हैं। काल्विन स्मिथ जो एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि रेखा चित्र एवं चार्ट सांख्यिकीय तथ्यों के बहुत बड़े ढेर को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स हैं, अलग अलग प्रकार के ये चित्र हैं। इनमें अपने आप देखने से आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ऊपर है, कौन सबसे कम है, किसका शेयर सबसे ज़्यादा है, किसका शेयर सबसे कम है। आप अगर क्रिकेट मैच देखते हैं या इलेक्शन के टाइम पर अगर आप जब रिजल्ट्स आते हैं, वो न्यूज़ रिपोर्टिंग अगर आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि इसी प्रकार की बार्स के माध्यम से, इसी प्रकार के, जैसे ये सर्कल बना हुआ है उसके अलग अलग पोर्शन डिवाइड किए गए हैं, इन तरीकों के माध्यम से वही तथ्य जो कि बिखरे हुए हैं या वो तथ्य जिनको आपने एक सारणी के रूप में तो जमा लिया है, परंतु इस प्रकार से उसे चित्रमय रूप में प्रदर्शित करने के बाद वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें समझना एक सामान्य व्यक्ति के लिए और अधिक आसान हो जाता है। सारणी के रूप में व्यक्त की गई लंबी संख्याओं को मस्तिष्क में याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु ठीक ढंग से अगर एक चित्र बना दिया जाए या रेखा चित्र बना दिया जाए तो वो तथ्यों को संक्षिप्त, तार्किक एवं सरल रूप से व्यक्त करके हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल इजीली उसे फिट कर देते हैं। तथ्यों के चित्रमय प्रदर्शन के बहुत लाभ हैं, हमें उपयोगी हैं हमारे लिए। डॉक्टर मोरोने जो हैं उन्होंने कहा है कि किसी जटिल स्थिति के प्रतिमान एवं स्वरूप को देखने में चित्र हमारी मदद करते हैं। जिस प्रकार एक मानचित्र एक विशाल देश की विस्तृत सीमाओं का एक विहंगम दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आपने मैप देखे होंगे इंडिया का, वर्ल्ड का और दूसरी कंट्रीज़ का, तो उस एक मैप के माध्यम से उसकी जो बड़ी बड़ी बॉर्डर्स हैं किसी भी राष्ट्र की, वो हमें बिल्कुल स्पष्ट, क्लियरली वहाँ पर विजिबल होते हैं। उनके साइज़ के आधार पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। उसी प्रकार चित्र संख्यात्मक एवं जटिल तथ्यों के संपूर्ण अर्थ को एक ही दृष्टि में समझने में काफ़ी सहायक होते हैं। चित्र हमारे सोचने के पूर्व ही अपनी अर्थपूर्ण छाप छोड़ देते हैं। सरकार, गैर सरकारी संगठन जो हैं, वो बजट के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रेजेंटेशन के लिए, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए और जो भी एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं उनको पब्लिक के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक बहुत ग्राफिकल तरीके को अपनाती है। डायग्राम्स के थ्रू उन सारी चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्रमय प्रदर्शन के कुछ लाभ हम यहाँ पर बात करेंगे उनके बारे में। पहला है आकर्षक एवं प्रभावशाली। किसी साधारण व्यक्ति को भी चित्र जो है वो प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। ये तथ्यों को आकर्षक एवं प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। इससे मनुष्य के दिमाग पर एक छाप छूट जाती है और जाहिर सी बात है, जो चीज़ नंबर्स में है या रिटन फॉर्म में है, एक पैराग्राफ फॉर्म में है, उसकी बजाय अगर उसे एक चित्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह अधिक आकर्षक और प्रभावशाली होगी। साथ ही साथ वो अधिक सरल व अधिक बोधगम्य भी होगी। उसे हम इजीली समझ सकते हैं। अदरवाइज जो सांख्यिकीय तथ्य या आंकड़े जो होते हैं वो बहुत नीरस होते हैं, बहुत जटिल होते हैं। उनमें
आप एक पेज देखोगे, दूसरा पेज देखोगे और आप बोर हो जाओगे कि अगर आप राजस्थान की पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहे हो तो राजस्थान की पॉपुलेशन ग्रामीण इतनी है, शहरी इतनी है, पुरुष इतने हैं, स्त्रियां इतनी हैं, इतने बच्चे हैं, उसके बाद इतने पढ़े लिखे हैं, इतने निरक्षर हैं। इन सारी चीज़ों को आंकड़ों के रूप में देखने के बजाय अगर यही चीज़ हमें चित्रों के रूप में प्रस्तुत की जाए तो वो सरल भी होगी और साथ ही साथ हम उसे ईजिली समझ भी पाएंगे। बॉडिंगटन इस बारे में कहते हैं कि ठीक प्रकार से बनाया गया एक चित्र आंखों और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करता है, क्योंकि चित्र उन व्यक्तियों के लिए भी व्यावहारिक, स्पष्ट एवं सरलता से समझने योग्य होता है जो चित्र प्रदर्शन की पद्धति से अपरिचित होते हैं। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति को पता हो कि चित्र किस प्रकार बनाया जाता है, परंतु उस चित्र में अलग अलग जो बार्स हैं उनके साइज को देखकर, उनकी लंबाई को देखकर, उनकी चौड़ाई को देखकर हम आराम से इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा फिगर क्या रिप्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा है। तुलना में भी आसानी होती है चित्रमय प्रदर्शन के माध्यम से। एक बार बहुत ऊंची है, दूसरी बीच में है और तीसरी बिल्कुल नीचे है, तो आप समझ सकते हैं कि किस जगह का क्या सिनेरियो है। एक ही जगह के बारे में अगर 3 बार दिखाई जा रही है, 3 अलग अलग समय काल की, वो भी हमें बताती है। सपोज आप 1950, 1980 और 2010 इन 30-30 साल के गैप में किसी भी चीज़ के आंकड़े अगर आप लेते हैं, चाहे वो जनसंख्या के हो, चाहे वो अपराध के हों, चाहे वो निरक्षरता के हों, तो वो आंकड़े हमें अपने आप ये कंपेयर करने में मदद करते हैं कि 1950 से 2010 तक आते आते किस प्रकार से परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई है। साथ ही साथ तात्कालिक दशाएं जो है, जो भी किसी समय विशेष की, किसी समस्या विशेष की जो दशा होती है, उससे संबंधित जो जानकारी होती है, उसको चित्रों के रूप में हम इजीली प्रदर्शित कर सकते हैं। जनसंख्या के घटने बढ़ने को, अपराध की प्रवृत्ति को, मद्यपान की स्थिति को, इन सारी चीज़ों को हम इजीली चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। समय और श्रम की भी इसमें बचत होती है। यद्यपि जो व्यक्ति इन्हें बनाता है, वर्तमान समय में कंप्यूटर के माध्यम से आप बहुत इजीली चित्रमय प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के चित्रों का वर्णन किया गया है, जो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। एक विमा चित्र, द्विविमा चित्र, बहुत अलग अलग प्रकार के चित्र होते हैं। तो आप कंप्यूटर को एक कमांड देते हैं तो वो आपकी आवश्यकता के मुताबिक उसे बना देता है। समय और श्रम इसीलिए इसमें कम लगता है, समझने वाले के लिए और अधिक आसान हो जाता है। किसी भी विषय के बारे में अगर आप एक रफ आइडिया लेना चाहते हैं तो उस चित्रों के माध्यम से हम इजीली उस स्थिति को समझ सकते हैं। बाउले कहते हैं, चित्र आंखों के लिए सहायक ही नहीं होते, बल्कि ये समय बचाने के साधन भी होते हैं। इसी प्रकार स्मरण योग्य भी चित्रों को माना गया है। आंकड़े जो है वो हम भूल सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट आंकड़े हमें कभी याद नहीं रहते, परंतु एक चित्र जो है उसकी छाप हमारे मस्तिष्क पर बनी रहती है। आंकड़े और सारणियाँ थोड़ी नीरस होती हैं, उन्हें याद रखना कठिन होता है, परंतु चित्रों के माध्यम से हम उसे बिल्कुल सुगमतापूर्वक ईजिली अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। अनुसंधान में उपयोगी होते हैं चित्र। कई बार हम कोई नया अनुसंधान करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें किस विषय पर अनुसंधान करना चाहिए, तो अगर किसी समस्या से संबंधित इस प्रकार के चित्र हमें देखने को मिलते हैं तो वो इजीली हमारे दिमाग में कुछ प्रश्नों को भी पैदा करते हैं और जिज्ञासा भी पैदा करते हैं, जिसके कारण हम अनुसंधान की तरफ बढ़ सकते हैं। पीवी यंग जो हैं वो इस बारे में कहती हैं, नवीन तथ्यों की खोज और प्राकल्पनाओं के विकास में चित्र अधिक उपयोगी हो सकते हैं। यानी चित्रों के माध्यम से जो भी हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर इतना गहरा होता है कि वो हमें जिज्ञासा की ओर ले जाते हैं। प्रभावपूर्ण प्रचार में भी चित्र सहायक होते हैं, न सिर्फ सामाजिक अनुसंधान में बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में या विज्ञापन के क्षेत्र में। अगर हम किसी भी चीज़ का प्रचार करना चाहते हैं, कोई भी इंडस्ट्रियल ग्रुप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना चाहता है, कोई राजनेता या राजनीतिक दल अपनी पार्टी के किए गए कामों को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन डायग्राम्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से हम प्रभावपूर्ण प्रचार कर सकते हैं। पूर्वानुमान में भी सहायक होते हैं चित्र, क्योंकि आप जब किसी भी घटना विशेष या स्थिति विशेष में
कोई तुलनात्मक परिवर्तन अगर आप देखते हैं तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज़ इसके कारण हुई है। सपोज एक तरफ आप बाल अपराध से संबंधित आंकड़ों को देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं, और साथ ही साथ आप निरक्षरता से संबंधित डायग्राम को देखते हैं, तो आप कोरिलेट कर सकते हैं, एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाल अपराध के लिए हो सकता है बच्चों की निरक्षरता भी उत्तरदायी हो। तो इस प्रकार चित्रमय प्रदर्शन जो है उसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो सामाजिक अनुसंधान में और सामाजिक अनुसंधान के स्पष्टीकरण में। परंतु चित्रमय प्रदर्शन इतना आसान नहीं होता। चित्र किस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं, इनके द्वारा किन विशेष तथ्यों को प्रकाश में लाना है, अध्ययनकर्ता के पास कितना समय है, देखने वाले व्यक्तियों का शैक्षणिक स्तर क्या है, चित्र का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चित्र बनाया जाता है। यानी डायग्राम्स बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हमेशा अध्ययनकर्ता के दिमाग में होनी चाहिए। पीवी यंग इस बारे में कहती हैं कि असावधानी पूर्वक बनाए गए चित्र न केवल अच्छे प्रतिवेदन को गंभीर रूप से सस्ता बना देते हैं, अपितु तथ्यों को भी विकृत रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। चित्र अच्छा है अनुसंधान के लिए, अनुसंधान के स्पष्टीकरण के लिए, परंतु अगर वो चित्र असावधानी पूर्वक बनाया गया है, यानी उसमें जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था वो अगर नहीं रखा गया है, तो वही चित्र एक अच्छी खासी रिपोर्ट को बिगाड़ सकता है और तथ्यों को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए चित्र रचना के कुछ नियमों पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। पहला है आकर्षक प्रदर्शन। चित्रों का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि तथ्यों को किस प्रकार से हम एक अट्रैक्टिव वे में, आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि चित्र रचना करते समय आप एक कलात्मकता का पुट भी उसमें दें। कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, बार्स किस तरीके की यूज़ की जाएंगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चित्र बनाया जाना चाहिए। आकार का भी यहाँ पर ध्यान रखना होता है। कागज़ के आकार को आप न तो बहुत छोटा होना चाहिए कि जिसमें वो विजिबल ही ना हो कि आप क्या दर्शाना चाहते हैं, और ना वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे पाठक को परेशानी आए। माप या पैमाना जो है, स्केल जिसे हम कहते हैं, वो चित्रमय प्रदर्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप किस प्रकार से माप ले रहे हैं, माप भी बहुत छोटा या बहुत बड़ा अगर होता है तो उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। माप का मतलब होता है, आप अपने स्कूल में ग्राफ्स बनाए होंगे ग्राफ बुक में, तो हम हर पॉइंट या हर ब्लॉक को एक पर्टिकुलर नंबर देकर नापते हैं कि एक ब्लॉक का मतलब 10 है, दूसरे का मतलब 20 है, 2 ब्लॉक का मतलब 20, 3 का 30। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो ये डिपेंड करता है हमारे फिगर्स कितने बड़े या छोटे हैं। अगर आप 1000 तक की संख्या लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप 10-10 के नहीं ले सकते, आपको 100-100 के ग्रुप्स लेने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसी प्रकार ज्यामितीय शुद्धता, ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी होना भी बहुत ज़रूरी है। चित्र ऐसे होने चाहिए कि वे तथ्यों को वास्तविक रूप से प्रतिनिधित्व कर सकें। जो माप आपने लिया है उस पर दृढ़ता से अमल किया जाए, स्केल से बिल्कुल सेंटीमीटर वाइज, पॉइंट टू पॉइंट वाइज, बिल्कुल अपने स्कूल में मैथ्स में ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उसमें हम जो भी फिगर्स बनाते हैं उसमें बिल्कुल हम स्केल से नाप कर उसे लेते हैं, तो उसका यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। जो भी तथ्य आप प्रस्तुत कर रहे हैं उनके बीच में प्रॉपर गैप होना, हर उसका जो उपभाग है वो सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित होना चाहिए कि आप किस किस तरीके से अलग अलग फिगर्स उसमें ले रहे हैं। उसके लिए अलग अलग रंगों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वो मिक्सड अप नहीं होनी चाहिए, रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए। सपोज़ एक चीज़ दर्शाने के लिए आप आड़ी लाइन का प्रयोग कर रहे हैं, एक चीज़ दर्शाने के लिए आप सीधी लाइन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो लाइन्स है हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनी हो। शीर्षक देना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से सारणी का शीर्षक देना भी बहुत आवश्यक होता है, उसी प्रकार से कि उस चित्र के माध्यम से आप किस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसका क्या केंद्रीय भाव है, वो व्यक्त करना अति आवश्यक है।
उसके बाद संकेत या इंडेक्स भी होना चाहिए। चित्र के प्रत्येक भाग, उपभाग, जो रंग चिन्ह आपने प्रयोग किए हैं, उनको आप संकेत के रूप में नीचे व्यक्त करें कि उसे देखकर व्यक्ति को अपने आप पता चल जाए कि आड़ी लाइन का क्या मतलब है, सीधी लाइन का क्या मतलब है। वो वहाँ पर अंकन होना आवश्यक है। शब्दों तथा संख्याओं का कम से कम प्रयोग होता है चित्रों में। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप चित्र बना रहे हैं और उसके बाद नीचे अगर उससे रिलेटेड लंबा चौड़ा विवरण लिख रहे हैं तो आपका चित्र यूजलेस हो जाता है या फिर आपके शब्द यूजलेस हो जाते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम शब्दों में अपने चित्र को व्यक्त करें। संकेताक्षरों के माध्यम से आप उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद हम नीचे उसमें बहुत अधिक ना लिखें। वास्तविक अभिव्यक्ति होनी चाहिए चित्रों के माध्यम से, क्योंकि यही चित्रमय प्रदर्शन का सबसे बड़ा प्रयोजन है कि जो चीज़ आप पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं वही पहुंचे। जो आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो चीज़ आप उन तक कन्वे कर सकें। उपयुक्त चुनाव किया जाना चाहिए। चित्र जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे प्रकारों के होते हैं। अलग अलग चित्र जो हैं या अलग अलग जो प्रकार हैं वो अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं। अलग अलग प्रकार की जानकारी को व्यक्त करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के चित्रों का प्रयोग करना होता है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस चित्रमय प्रदर्शन का हम चुनाव करें वो हमारे अध्ययन विषय के लिए उपयुक्त हो। एक और बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वो है मितव्ययिता। मितव्ययिता समय के आधार पर भी और धन के आधार पर भी। कई बार ऐसा होता है कि अपने अनुसंधान को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या अपने जो शोध के जो रिजल्ट्स हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के चक्कर में अनुसंधानकर्ता ग्राफिक्स पर या डायग्राम्स पर बहुत अधिक खर्चा कर देते हैं, बहुत अधिक समय भी लगा देते हैं। और अगर वो स्वयं नहीं कर पाते तो वो अगर किसी से हेल्प लेकर करवाते हैं तो उसमें वो बहुत अधिक धन भी व्यय कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी चीज़ों को आप अपने स्तर पर या कम समय और कम धन में डायग्राम्स के थ्रू शो कर सकते हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। अपने अनुसंधान के बजट को ध्यान में रखते हुए चित्र बनाए जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे चित्र प्रदर्शन की सीमाओं की। चित्र प्रदर्शन सारणी की तरह अच्छा है, उपयुक्त है, अध्ययन के लिए आवश्यक भी है, परंतु उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती है। परिशुद्धता का या एक्यूरेसी का चित्र प्रदर्शन में अभाव होता है। जब हम सारणी बनाते हैं तो हम एग्जैक्ट फिगर दे सकते हैं। सपोज आप कोई नंबर दे रहे हैं, वो अगर पॉइंट्स में है, दशमलव में है, तो जब हम उसे लिखेंगे तो आप 10.29, 1000, 1.44 किसी भी तरीके से उसे लिख सकते हैं। 10.29 फिगर्स से इसमें चित्र में दिखाना फिर भी इजी है। लेकिन सपोज आपका आंकड़ा है 2012.34, तब वो 2012 एक ग्राफ में दिखाना या डायग्राम में दिखाना वो मुश्किल है। उसके बाद 0.34 दिखाना और भी अधिक मुश्किल है। तो ये परिशुद्धता या एक्यूरेसी जो है वो हमें चित्रमय प्रदर्शन में नहीं मिल पाती। सूक्ष्म अंतर को हम नहीं दिखा पाते। एक जो कोई भी एक ही डायग्राम में आप 5 एवं 5000 ये दोनों संख्याओं को एक साथ नहीं दिखा सकते, क्योंकि 5 के लिए आपको बहुत छोटी लाइन चाहिएगी और 5000 के लिए बड़ी चाहिए। यानी एक ही डायग्राम में ये ऑल एनकम्पासिंग नहीं हो सकती कि जो सूक्ष्म अंतर है उसको हम दिखा सकें या बहुत वाइड गैप जो है उसको हम दिखा सकें। 200 या 202 आपको दिखाना है तो 200 और 202 में बिल्कुल आप पेंसिल की नोक रखेंगे उतना भी अंतर नहीं होगा आपके पेपर पर। तो इस तरीके के अंतर दर्शाना चित्रमय प्रदर्शन में मुश्किल होता है। विस्तृत विश्लेषण हम नहीं कर सकते। बहुत संक्षिप्त रूप में आपको जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वही आप चित्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। उसका विश्लेषण या एनालिसिस जो है वो वहाँ पर नहीं किया जा सकता। एक डायग्राम में हम समरूप तथ्यों का ही प्रदर्शन कर सकते हैं, जो समान विशेषताओं वाली जो घटनाएं हैं। कि अगर आप एक डायग्राम में राजस्थान की जनसंख्या में स्त्री और पुरुष बता रहे हैं तो आप वही बता सकते हैं। अब स्त्री पुरुष के साथ साथ में अगर आपको उनकी वैवाहिक स्थिति भी बतानी हो, उनकी एजुकेशनल पोजीशन भी बतानी हो, उनकी आर्थिक स्थिति भी बतानी हो,
तो सारणी में ये सारी चीज़ें संभव है, परंतु चित्रमय प्रदर्शन में इनको एक साथ प्रदर्शित करना मुश्किल है। किया जा सकता है लेकिन उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं आती। तुलनात्मक तथ्यों को ही प्रदर्शन किया जा सकता है, यानी आप एक डायग्राम में यही कोशिश कर सकते हैं कि जिन चीज़ों को हमें वास्ट डिफरेंस है जिनमें, या जिनको हमें कंपेयर करना है, हम उन्हीं को प्रेजेंट करें। उसके अलावा दूसरे तथ्य हम उसमें शामिल नहीं कर सकते। साथ ही साथ अभिनति या बायस्ड होने की या पक्षपात की संभावना भी चित्रों में रहती है, क्योंकि चित्र अगर कोई कुशल व्यक्ति बना रहा है तो ठीक है, परंतु अगर कुशलता नहीं है, कलात्मक अभिरुचि नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो पक्षपात है, जो आपका डेटा कलेक्शन में भी रहा होगा, या कुछ चीज़ों को जो आप छुपाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम तथ्यों का सही व यथार्थ चित्रण नहीं करते और पक्षपात के आधार पर उसे प्रस्तुत करते हैं। इसके कारण चित्र की जो वस्तुनिष्ठता है वो समाप्त हो जाती है और आपका अध्ययन एक्यूरेट नहीं रह पाता। बच्चों, मुझे लगता है आपको चित्र प्रदर्शन या डायग्रामिक प्रेजेंटेशन जो है डेटा का, उससे संबंधित ये मूलभूत जानकारी समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम चित्रों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। वो बहुत लंबा टॉपिक है, तो उसे हम 2 टुकड़ों में बात करेंगे। चित्रों के प्रकार, किस प्रकार से अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के चित्रों के माध्यम से हम अपने तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।